अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता है चाहे 5 मिनट किसी की अगर आप बैठकर बात सुन लेंगे तो हो सकता है उनका स्ट्रेस कम हो जाए, किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, किसी के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, तो इवन दैट गोज अ लॉन्ग वे। तो हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ करें और ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि कोई आपके लिए अच्छा करेगा तो ही आप किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बाल इतने जल्दी कैसे सफ़ेद हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद और सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है। हालांकि आपकी शख्सियत वो है जो जन्नत के सरदार, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र आखिरत फरमाया करते थे। हमें उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा ग्रो करते रहें, बेहतर होते रहें, अपने आप को देखें और हमेशा ये सोचें कि किस तरह से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम लोग अपनी गलतियों को हरफ आखिर समझ लेते हैं या अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को हमेशा समझ लेते हैं कि दैट्स इट, दैट्स हु वी आर। लेकिन हमेशा गुंजाइश होती है बेहतर करने की, खुद को हमेशा गुंजाइश होती है ग्रो करने की, अपनी गलतियों से सीखने की और अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा उन गलतियों को या उन लेसन्स को अपने साथ ज़रूर लेकर चलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानते हैं मौसम के हवाले से। जी मरियम। जब बिल्कुल शहर के फैसलाबाद की मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ है। तो उसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी इंतहा हो गया है, क्योंकि शहर फैसलाबाद में तेज ठंडी हवाएं चल रही है और फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है वो बदलता जा रहा है दिन ब दिन। जो है मौसम में दर्जा हरारत में जो है वो भी इजाफा होता जा रहा है। तो पिछले दिनों की बात की जाए तो सूरज जो है वो अपनी तपिश के साथ इस बात का इजहार कर रहे थे, गर्मियां जो है वो वापस आ रही हैं। लेकिन आज तेज ठंडी हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी खुशगवार हो गया है। तो उसके साथ साथ तेज ठंडी हवाओं ने फैसलाबाद के मौसम के दर्जा हरारत में जो है वो भी कमी कर दी है। इसके साथ अगर बात करें तो मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 66% है, जबकि हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से ही फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी तब्दील हुआ है। तो उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के अंदर शहर फैसलाबाद में जो है मूसलाधार बारिश जो है वो बरसेगी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी खुशगवार हो जाएगा। तो मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो भी इसी तरह से जारी रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से। एंड हमेशा कोशिश क्या करें कि मौसम जब तब्दील हो रहा होता है, ख़ासतौर पे उस मौसम में अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको ठंड लग जाती है या आपको वो जो गर्मी और सर्दी में चेंज हो रहा होता है। आजकल देखें तो दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है और जैसे रात या शाम का वक्त होता है तो काफ़ी नॉर्मल सा मौसम हो जाता है। तो अपना खास तौर पे ख्याल रखें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना मत भूलें। आप लोग जानते हैं कि हम चाहे वो मैं सिटी एट 10 की टीम की बात करूं या हमारी सिटी 41 की टीम की बात करूं कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं एंड हम हमेशा एक दूसरे की खुशियों में, परेशानियों में हमेशा हम शामिल रहते हैं। और आज हमारे टीम मेंबर हैं वकास बेग, जो कि सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 हैं।
को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके घर बेटी की आमद हुई है और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ इसके नसीब में करे, सेहतमंद ज़िंदगी हो, कामयाबी वाली ज़िंदगी हो। और वकास आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आज के डिस्कशन की तरफ चलें, आज के टॉपिक की तरफ चलें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल बदलती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई पिछले साल की, अगर हम चीज़ों को देखते हैं या डिसीजंस पॉलिसीज़ को देखते हैं, कुछ अच्छी रहीं और कुछ हमारी आवाम के लिए ओवरऑल पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए अच्छी नहीं रहीं। उनके हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारा आज के इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं, सिटी 41 सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ आतिफ कसाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी प्रेसिडेंट PMLN यूथ विंग हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अब्दुल रहमान, जिस तरह से मैं बात करी थी कि पॉलिटिकली कुछ फैसले अच्छे रहे, कुछ फैसले सही नहीं रहे, आज के प्रोग्राम में किन इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फैसलाबाद के लिहाज से पिछले साल में इम्पोर्टेंट रही? थैंक यू फातिमा। देखिए, फैसलाबाद की ये बदकिस्मती रही है कि ये तरक्याती मंसूबों में काफ़ी इग्नोर होता रहा है और ये पिछले कुछ सालों में स्पेशली ये चीज़ें उभर कर सामने आई हैं कि फैसलाबाद पर ख़ास तवज्जो PTI गवर्नमेंट ने नहीं दी। उसकी वजह कई वजूहत है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी या कमज़ोर गवर्नेंस या इसके अलावा जो भी इशूज़ सामने रहे, पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी भी इसमें रही। तो फैसलाबाद में बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग रहे, नए डेवलपमेंट के स्कीमें मुकम्मल नहीं हो सकी। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो इवन पैच वर्क के काम या स्ट्रीट लाइट्स का भी जो निगरान हुकूमत आके करवा रही है, ये तकरीबन 4-4.5 साल PTI हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। तो ये बहरहाल एक शहरियों का मसला है। इस वीक जितने भी इशूज़ थे, जितने भी इनके दूसरे तमाम ग्रास रूट लेवल के इशूज़ थे, सीवरेज का मसाइल जो है वो फैसलाबाद में बड़े हाईलाइट होते हैं। जब भी ये तो लोगों की खुशकिस्मती कह लें या मौसमियाती तब्दीलियाँ कि बारिश बहुत कम हुई है, सिर्फ एक बार बड़ी बारिश के बाद कुछ बारिशें ख़ास नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये इनका भरम रह जाता, वरना पूरा शहर उबल कर सामने आ जाता और जो वासा का पोल है वो खुल जाता है। इसी तरह से PHA या नहर अभी बेल सफाई हुई है तो नहरों की जो है वो मट्टी जो वो नहीं उठाई जा सकी। तो ये गवर्नेंस की वजह से फैसलाबाद के शहरियों ने बड़ा सफ़र किया है। महंगाई तो ओवरऑल पूरे मुल्क का मसला रहा है, पूरी दुनिया का मसला रहा है। उसमें तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों की मुश्किलात जो है बढ़ी हैं। जो महंगाई की शरह वो 40% तक पहुँच गई है। उसकी वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया है वो लोगों की पहुंच से दूर हुई। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली जो अदम इस्तेहकाम रहा है उसकी इस रात यहाँ पर फैसलाबाद में भी पहुंची है। बाकी तमाम इजला की तरह ज़मीनी इलेक्शन यहाँ पर हुए तो वो सारी इंस्टेबिलिटी या वो सारे वोटर्स सपोर्टर्स जितने भी उनके मसाइल थे वो सारे भी चलते रहे। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो फैसलाबाद 2017-18 के बाद कोई जो बड़ा प्रोजेक्ट फैसलाबाद में नहीं आया सवाई महंगाई के या दूसरे तमाम कामों के। हाँ, PTI दौर में थोड़ा सा ये हुआ था कि इंडस्ट्री के हवाले से खासा बेहतर शहर रहा था। और अब दोबारा से बदकिस्मती ये है कि जो लूम्स है, पावर लूम्स बिकती रही हैं नून लीग के पहले दौर में, और अब जो शटरलेस लूम्स हैं वो भी बिकना शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ मसाइल है जिसमें ये, क्योंकि इसको समझा जाता है इंडस्ट्री का शहर, लेबर का शहर, तो ये लेबर के और इंडस्ट्री के हवाले से मसाइल जो है वो सामने आते रहे हैं। आतिफ साहब, अगर हम पिछले साल को देखें तो इसमें बिजनेसेस के लिए एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल रहा एंड हमने एक सिचुएशन को डेवलप होते हुए देखा जहां पर और ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज हमारे सामने आए। ब्रेन ड्रेन हाईएस्ट परसेंटेज पिछले साल में देखने को मिले, जिसमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान की यूथ, हमने और डिफरेंट कंट्रीज़ को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हमने लूज़ किया। आपके ख्याल में कहाँ पर फैसले उनके हक में थे और कौन से फैसले ऐसे थे जो आपके ख्याल में बेहतर लिए जा सकते थे? शुक्रिया फातिमा। जैसे अब्दुलरहमान साहब ने बात की है, उन्होंने फैसलाबाद के, क्योंकि हम शहरी हैं और मेरा तल्लुक खुसूसन सियासत से है, और जो उन्होंने रोशनी डाली है मैं उसी बात को आगे करूँगा। बात यह है कि बात पिछले साल की नहीं है, बात शुरू हुआ है 2018 से। आप देखेंगे 2018 तक जनाब पाकिस्तान के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, PMLN बरसर इक़्तिदार थी। ऐसी नागज़ीर वजूहात जो आज रोज़ ब रोज़ आप लोगों के सामने आ रही हैं, मियाँ साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। उसके बाद
इलेक्शन हुए, इलेक्शन से लेकर 2018 से 2022 अप्रैल तक आप आ जाए, पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि क्या हालात लोगों ने देखे हैं। लोग महंगाई के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, लाकानूनियत के अंदर डूब चुके थे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे कायदीन थे वो असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी, जो इमरान साहब की गवर्नमेंट थी उसको आवाज़ें देते रहे कि आओ मिसाके मशीयत कर लें, आओ पाकिस्तान के लिए कोई काम कर लें। लेकिन उसने अपनी हठधर्मी इस सतह तक ले गया कि उसने किसी भी मीटिंग के, ख्वाह वो आला सतही मीटिंग हो या कोई छोटे लेवल की मीटिंग हो, वो उस मीटिंगों में भी नहीं आता था। यानी कि आप उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच का अंदाज़ा करें कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसी में तमाम पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस होंगे। जब एक सियासतदान आपस में बैठेंगे नहीं तो पाकिस्तान की बात कैसे करेंगे। तो बात वो है जो आपने की है, भाई अब्दुल साहब बात कर रहे थे कि यूथ, आप देखें कि बिलखसूस जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो जो हमारे यूथ के नौजवान थे उनको एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ और पाकिस्तान में रहते हुए उनकी मदद की गई और उनको वो फैसिलिटी सूरत दी गई जिसके वो अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर सकें। और उसके साथ साथ उनको एक मार्जिन दिया गया कि अगर आप इस हद तक अपने मार्क्स लेंगे, पढ़ाई में तवज्जो करेंगे तो हम आपको लैपटॉप देंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जब 2013 से लेकर उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग का मसला था उस पर पढ़ाई बिलखसूस तालिब इल्मों के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और वज़ीर आला पंजाब उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब थे, इन्होंने देखो कि उनके लिए सोलर के साथ एक वो बल्ब का सिस्टम दिया हुआ था ताकि उनकी एजुकेशन और उनके मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। बेसिक जो मामलात हैं, जो बेसिक जो चीज़ें हैं, पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है उसने हम इसको इग्नोर किया है। उसी वजह से आज ये हालात पहुँच चुके हैं कि हमारी यूथ को उसने उस माहौल में डाल दिया है कि बजाय उसको कोई पॉजिटिव, को मुस्बत उनकी सरगर्मियाँ होती, कोई एक्टिविटी होती, लेकिन माजरत से उनको ज़हनी तौर पर इतनी पस्ती की हालत में ले गए हैं, बद अखलाक, उनके जो मामलात हैं वो तो हम उस पर बड़े, हम खुद पेशेमान हैं, वो पता नहीं पेशेमान हैं कि नहीं है, ठीक है नहीं। तो बात जहाँ तक जो हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस हमारा शहर है, आप देखें कि हमारे शहर के अंदर जो इन्होंने कोई एक एक्टिविटी ऐसी बता दें जो उन्होंने यूथ के हवाला से की हो, जो उन्होंने फैसलाबाद की तरक्की के हवाला से की हो, हमने तो उनके 4 साल में कोई ऐसे मामला नज़र नहीं आए कि हम देखें कि क्या किधर को जा रहे हैं। बहरहाल अब ये गवर्नमेंट है ये, लेकिन पीरियड बड़ा छोटा है। अब आने वाले दिनों में देखें हालात, इंशाअल्लाह ताला हम तो बेहतरी तो रखते हैं। अब्दुर्रहमान, परमानेंट सॉल्यूशंस अगर हम चाहते हों आने वाले वक्त में, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और क्या डायरेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का? देखिए जी, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट तो दे सकती है, जो इनस्टेबल गवर्नमेंट है वो नहीं दे सकती। देख लें इमरान खान की हुकूमत आई, अगर उसकी बात कर लें, या पहले मियां नवाज शरीफ की कर लें, मतलब 2008 के बाद की जो जमहूरियत है उसकी बात करें तो हर साल के बाद धरना शुरू हो जाता रहा है। मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धरने दिए। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो नून लीग की हमायत से, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तंग किए रखा। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई तो धरने उनके खिलाफ स्टार्ट हो गए। वही इमरान खान, ताहरुल कादरी जिन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में धरने दिए थे वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। अदालतों में तब तक साकिब निसार ने वही कुछ नून लीग के साथ किया जो पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका था, इफ्तिखार चौधरी की अदलिया ने किया था। तो यह जब इमरान खान आए, मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दे दिया, पीपल्स पार्टी ने दे दिया, पीडीएम ने अपनी मूवमेंट चलाना शुरू कर दी। जब वो गए हैं अदम इत्मीनान के ज़रिए तो उसके बाद उनके धरने शुरू हो गए। तो ये चल रहे हैं। देखिए मजमूई तौर पर पिछले 2007 के बाद की अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 16 साल बनते हैं। तो ये इसमें से कोई साल स्टेबल नहीं गुजरा। तमाम जितनी हमारी पॉलिटिकल एलीट है ये सारी की सारी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे जो है वो बेकार रही है सड़कों पर। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को मजबूत किया, पार्लियामेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट को कमज़ोर किया है। तो ये सारे हैं जिनके मफादात इस मुल्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो छोटे छोटे महज मफादात के लिए दूसरों की हुकूमत गिराने से बाज नहीं आते। देखिए जब तक हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, और वो तब तक नहीं होंगे जब तक मिसाके मईशत नहीं किया जाता। मिसाके जमहूरियत तो कर लिया इन्होंने। जब नवाज शरीफ ताल्लुकात बेहतर करता था तो बिलावल जरदारी नारे लगाते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है। इमरान खान ने किया, नून लीग ने नारे लगाए। अभी शहबाज शरीफ सिर्फ इसी खौफ से जो ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे कि अब इमरान खान वही नारे लगाएंगे। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि यहाँ पर जो पॉपुलर सियासत है वो की जाती है, मुश्किल फैसले नहीं लिए जाते।
सब्सिडीज़ है जो गरीबों की बजाय लीड को दी जाती है, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं ली जाती कि कहीं कोई रिएक्शन ना आ जाए। किसानों को बहुत बड़ी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, अब वो वापस नहीं ली जाती, कोई टैक्स उनसे नहीं लिया जाता यहाँ पर। हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन कोई 35 से 50% के दरमियान जो है एग्रीकल्चर से आ रहा है, जबकि जो टैक्स है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको एफबीआर रगड़े में रखता है कि वही टैक्स देते जाएं। जो होटल्स फैसलाबाद में पीआरए के शिकंजे पा रहे हैं, सिर्फ वही टैक्स दिए जाते हैं, उनके टैक्सेस बढ़ते हैं, जो नहीं देता वो मौज में रहता है। तो ये जो इकानमी है हमारी, वो ब्लैक इकानमी जो बहुत ज़्यादा हुजूम उसका बढ़ चुका है। रियल स्टेट माफिया कुछ सालों में इतना तगड़ा हो गया है कि वो असम्बली में जाके बैठ चुका है। तो पॉलिसीज़ अब ये सिर्फ हमारी जो डे टू डे मैटर वाली बन रही है। कोई भी हुकूमत में आता है, चाहे उसमें ये तफरीक नहीं है, सारी पार्टीज़ अब हुकूमत में आ चुकी है। 3 बड़ी पार्टीज़ की हुकूमत रही है ना पिछले 15 साल में, तो सारी की सारी बराबर की जिम्मेदार है। इन्होंने टैक्स पेयर्स बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ली, इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। अगर दिलचस्पी ली गई है तो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म्स मैटर्स में ली गई है कि जिसमें रोज़मर्रा के मामला चलते रहें, जिसमें मुल्क बस कल तक चल जाए, बाकी जो है वो खैर है और देखी जाएगी जो भी होगा। सियासी पॉलिटिकल नारेबाजी की गई है। तो यही हमारे बड़े मसले हैं कि हम सिर्फ इस खौफ से कि पब्लिक वोट नहीं देगी, इनकी वोटों से आगे की सोच नहीं है, लीडर्स नहीं है। बेसिकली पॉलिटिकल जो लीड है, लीडरशिप की बजाय सिर्फ अपना कल का सोचती है और उसी बात को आगे लेकर चली जाती है। मुश्किल फैसले लेना इनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल फैसले होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं, वो इनकी बस की बात नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इमरान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं। मुझे ये जो अनसैनिटी है और ये जितनी हमारे कंट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी है, जी मेरी यही सबसे पॉलिटिक्स की जितनी भी पॉलिटिशियंस की है सारी पावर, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठे और बैठ के सुलह कर लें। इस्लाम में सुलह का बहुत बड़ा नाम है, और मिलके हुकूमत चलाएं और गवर्नमेंट और आवाम को रिलीफ दें बजाय एक दूसरे से लड़ने की बजाय। तो ये प्लीज मैसेज है तमाम सारी पार्टीज के लिए कि काइंडली आप बैठ जाएं, अपने लिए नहीं तो कम से कम इस आवाम के लिए बैठ के बात कर जीत कर ले बजाय लड़ने के। कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका पॉलिटिशियंस के लिए मैसेज था ये। कसाना साहब अगर आप जवाब देना चाहें। देखिए जी, जो उन्होंने बात की है हम तो इसको सेकंड करते हैं। पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं। बात यही है कि मैं बात कर रहा था, हमारी जमात ने तो बहुत दफ़ा पहल की है, ठीक है ना जी। हम तो असम्बली के फ्लोर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अवाम में जब जलसों में जाते हैं, हमने तो हमेशा पहल की है कि आपको लगता है आपको दूसरी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता? हाँ, बात यही है, मुझे नहीं लगता। सारे पाकिस्तान देख रहा है कि जनाब दूसरी तरफ से कभी रिस्पांस नहीं आया। हमने तो, हमारा तो नारा जो अब हमने बनाया है, यानी कि लोग हमें बात करते हैं कि आपने ऐसे बदतरीन हालात में गवर्नमेंट ले ली है, ऐसे हालात में आपको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। आपने देखा कि जनाब हमारी जमात ने कहा कि नहीं, हम सियासत नहीं रियासत को बचाने आए हैं, ठीक है ना जी। बात यह है, पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो ये तमाम मामलात हम यहाँ पर करेंगे, कारोबार करेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करेंगे। बात यही है कि पहले हम मुसलमान हैं, इसलिए मेरे भाई ने जो बात की है बिल्कुल मैं उसको सेकंड करता हूँ कि हम आज भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आज भी कहते हैं कि आओ पाकिस्तान के लिए काम करें जी। अब्दुर्रहमान, अगर ब्रीफली आप इसके बारे में बात करना चाहें। हमारे इस वक्त रिजर्व्स को अगर हम देखते हैं, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी निशानदेही की कि इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली चीज़ें बहुत अनसर्टन एंड अनस्टेबल हैं। इज़ देयर अ वे कि हम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, अपनी पॉलिटिकल वेलबींग के लिए इकट्ठे होकर पॉलिटिशियंस जो हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलाइन कर सकें एक पाकिस्तान की तरक्की के मौजू के ऊपर? फातिमा, बाज़ार ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पीसी कॉल की गई थी। उसमें पहले तो अपोजिशन जमातों ने अपना रिजर्वेशन बताई, फिर हामी भर ली, फिर हुकूमत उससे पीछे हट गई। मतलब ये अब पहली बात की गई अपोजिशन के साथ कि वो असम्बली में आए बात करें, उन्होंने इस्तीफे वापस लिए, तो इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया इस्तीफे कबूल करके। मतलब कोई भी अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं रह पा रहा है, या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियंस नहीं है जिसकी ज़ुबान पर एतबार हो दूसरी पार्टी को ना। तमाम लोग एक दूसरे को चक्कर देने में है कि किसी तरह से अगले को चक्कर देकर ये काम पूरा करवा लिया जाए। जैसे अब पीटीआई की कोशिश है कि किसी तरह इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाज़ार जो तासर है कि जो इलेक्शन अगर अब हो जाते हैं 2 सूबों में, तो नून लीग का तो जो है वो सफाया हो जाएगा पंजाब में भी और केपीके में भी।
नून लीग चाहती है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में जब डेट बनती है इकट्ठे ही हों, तब तक कुछ वो मौशी रौनक लगा दें, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी IMF के साथ, कहीं ना कहीं वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो अब ये इमरान खान नहीं चाहते। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं और जेनेरिक पॉलिटिक्स के बजाय बल्दियाती इलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें आतिफ साहब, क्यों अभी तक इलेक्शंस नहीं हो पाए? बल्दियात अगर हम पिछले 10 साल में देखते हैं उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाए, उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए गए जिस तरह से मिलने चाहिए थे। क्या इम्पैक्ट हुआ उसका ओवरऑल फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें तो? देखिए फातिमा, बात यह है कि अब्दुर्रहमान साहब फैसलाबाद में हमारी बल्दियात को ज़रा और गहरा जानते हैं और हमें करीब से जानते हैं। इन्होंने देखा है कि 2015 से बाद इलेक्शन के 1/17 को जब हम आए, क्योंकि मैं बल्दियात का भी हिस्सा रहा हूँ, और उसके बाद तकरीबन हम 1-1.5 साल रहे हैं, तो उसके बाद जनाब PTI की गवर्नमेंट को लाया गया। उसके बाद 3 सूबों में तो जो बल्दियात की गवर्नमेंटें थी, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब में इन्होंने शब खून मारा और पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए घर भेज दिया। क्योंकि हम फैसलाबाद के अंदर आवाम की खिदमत के लिए शबाना रोज़ मेहनत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदा एक ऐसा नुमाइंदा होता है जिसकी आवाम की ग्रास रूट लेवल पर उसकी शनाख्त होती है और उसको हर बंदे की वो ईजी अप्रोच में होता है। क्योंकि अब पंजाब में गवर्नमेंट PTI की थी, तो इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ये काम करें, तो इन्होंने जनाब बल्दियात के तमाम सिस्टम को डिरेल किया और घर भेज दिया। हम उसके खिलाफ अदालतों में गए, मामलात हुए, बहुत कुछ, एक लंबी जंग लड़ी, बहरहाल आखिर हम उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन जो हमारा अदलिया का निज़ाम है उस पर तो हमें रोना ही आता है कि उन्होंने जब इस सिस्टम को हमें बहाल भी कर दिया, लेकिन जब हम लेकर पंजाब में पहुंचे तो हमें चार्ज नहीं दिया गया। जब चार्ज नहीं दिया गया तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए तौहीन अदालत के लिए। मुझे अब्दुर्रहमान भाई उसके अल्फाज याद हैं, CJ गुजार, वो कहता ये तौहीन तो हमारी हुई है, आपकी तो नहीं हुई। यानी कि कितनी शर्म की बात है कि एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने ऑर्डर किए हैं, कोर्ट बैठा है, उसने कहा जनाब नहीं ये तो हमारी हुई है, कोई बात नहीं, अब चलो खैर 2 माह बाद हमें दिया गया। अब जो आपने बात की है कि जनाब इलेक्शन पंजाब में क्यों नहीं हो रहे, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे ये अगर हमें बहाल नहीं करना तो इलेक्शन ही करवा दें कम से कम। अब तो जो PTI गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार रही है, बुज़दार साहब उनके वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, हम वो और खान साहब ने मिलकर जो पंजाब का हाल किया है वो सबके सामने है। अगर बल्दियात ही बच जाती तो कम से कम आज फैसलाबाद में जिस तरह तरक्की का सफ़र जारी था हम उसको कंटिन्यू रखते, फैसलाबाद के बासियों को वो हम सहूलत देते, वो रोड कट जो लग रहे थे, जो पैच वर्क हो रहे थे, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का निज़ाम था, पार्क्स का निज़ाम था, गलियाँ नालियाँ थीं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग उसको मेंटेन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जिसको हम कंटिन्यू कर सकें। यहाँ तक कि जो हमारे यूनियन काउंसिल्स के ऑफिसेज हैं, यूनियन काउंसिल के अंदर लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर होती हैं, डेथ, बर्थ, मैरिज और रोज़मर्रा की जो सालसी काउंसिल के मामलात होते हैं वो हम बड़े ईजी तरीके से कर रहे थे। वो बल्दियाती नुमाइंदे का तल्लुक किसी भी जमात से था, लेकिन वो आवाम की पहुँच में था, वो लोगों की खिदमत कर रहा था। लेकिन ये तो इंतहाई बदकिस्मती है बिलखसूस पंजाब की कि जो पंजाब दुश्मनी PTI गवर्नमेंट ने की है और बल्दियात के सिस्टम को इन्होंने जो समेटा है उसको कंटिन्यू नहीं किया। मैं तो उसकी पहले भी मजम्मत करता था, आज भी उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं अब तो निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट तो इलेक्शन नहीं करवा सकती। अब उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पहले बल्दियात को करवाएगी ताकि पंजाब के अंदर जो सिस्टम तरक्की का रुका हुआ है लोकल गवर्नमेंट का उसको जारी किया जा सके। अब्दुर्रहमान आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? फातिमा, ये पाकिस्तान की एक और बदकिस्मती है कि यहाँ पर जब भी जमहूरियत आती है तो बल्दियात नहीं होते, आमरीत आती है तो बल्दियात हो जाते हैं और बड़े अच्छे वाले होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के बल्दियात को अभी भी लोग याद करते हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान पब्लिक बड़ा उसको क्रेडिट देते हैं कि वहाँ पर ग्रास रूट लेवल में उनके मसाइल हल हुए। उसके बाद फिर वही, अगर मैं जमहूरियत की बात करूँ जो 2008 के बाद वाली है,
तो 8 से 18 के दरमियान नून लीग की 10 साल हुकूमत रही है पंजाब पे, तो सिर्फ 1 साल बल्दियात वालों को मिला है 2017 से 18 बस। बाकी तमाम 9 साल शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी के बल पर निज़ाम को चलाया। 18 से 22 के दरमियान जो है वो 3 एक्ट बनाए गए, 2 बार जो है वो हल्का बंदियाँ हुई। 22 के बाद ये 23 अभी हल्का बंदियाँ 12 फरवरी को हुई हैं, वो भी गवर्नर ने साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आर्डीनेंस के यहाँ पर जो एक्ट है वो 2022 वाला ख़त्म करके 13 वाला जो है वो दोबारा से लागू कर दिया है। तो ये जो देखें, बात अक्सर की जाती है कि ये कॉलोनियल सेटअप जो अंग्रेज़ ने चलाया था, ये उसके बेनिफिशरीज हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, ये जमहूरियत नहीं होती एक्चुअली, ये एलीट की ये भी एक तरह की आमरीत ही है जो पाकिस्तान पर नाफिज है। पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी पॉलिसीज़ में तीनों पार्टीज़ की कोई फ़र्क नहीं है। इन तमाम का लोगों को दबाने में फ़र्क नहीं है। किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इस निज़ाम को बदला जाए, फौजदारी कवानीन को बदले जाए, लोकल बॉडीज़ बदली जाए। सभी का यही होता है कि ये जो तगड़ी ब्यूरोक्रेसी है ना, इसको साथ मिला के पब्लिक को दबाया जाए या पैसा कमाया जाए, अपने कारोबार जो है वो वसी किए जाएं। जब भी कोई हुक्मरान इलेक्शन से फारग होता है तो उसके एहसास से पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये ऐसा कारोबार बन चुका है कि पाकिस्तान में इसके लेवल का कोई कारोबार नहीं है। दूसरा, जो रियल एस्टेट वाले हैं वो तमाम के तमाम इस कारोबार पर काबज़ हो चुके हैं। अब तो जो कारकुन की बात की जाती थी या जो पहले इससे होता था ना कि रवायती पॉलिटिशियंस, वो तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। अब तो एक नई शक्ल आ गई है कि जो इन्वेस्टर्स टाइप होते हैं या जो पैसा लगा के सीट लेके आ जाते हैं, ये स्पेशली कुछ सालों में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है वो उभर कर सामने आया है। पुराने लोग रफ्ता रफ्ता पीछे होते चले गए, पैसे वाले आज़ाद जीतने वाले या ऐसे लोग जो बड़ी पार्टीज़ के उनके इन्वेस्टर्स हों वो सामने आते चले गए, और वो तमाम का ताल्लुक जो है वो सारा का सारा रियल एस्टेट से था। ये ऐसा माफिया उभर के सामने आया कि जिसने पाकिस्तान की जो ज़राई ज़मीनें हैं वो खा ली हैं सारी। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर कोई डिपार्टमेंटल चीज़ें चलती थी वो तमाम की तमाम ख़राब की हैं, और अभी जो सियासत में घुस के जो है वो सियासत को भी आलूदा करने जा रहे हैं। तो ये एक स्टेट के लिए बहुत बड़ा मसला है, अलमिया है कि इनको कैसे जो है वो संभाला दिया जाए। ऊपर से ये वो तमाम लोग होते हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज होते हैं। सिस्टम को बदलने के सबसे बड़े मुखालिफ यही होते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि इस सिस्टम में कुछ भी जो है वो चेंज हो, और जो लीड की सब्सिडीज़ होती हैं उसको मज़ीद बढ़ावा देने का बायस बनते हैं। जैसे अक्सर निशानदेही की जाती है कि जितनी सब्सिडीज़ शुगर मिल्स मालकान को दी जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, इसी तरह से ये तमाम रियल एस्टेट को जितनी दी जाती है, एक कॉलोनी बनाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पर, उसके बाद जो प्लाट्स हैं ना वो 100 फाइल बेच देते हैं एक प्लाट्स की। लोग बाद में आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, अदालतों में केसेस चलते रहते हैं, और जब केस शुरू हो जाता है तो वो 10, 15, 20 साल आसानी से निकाल देता है। तो जिसका जो कब्जा है वो कई जगह बिक चुकी होती है जगह। तो ये सारे रोले हैं कि लोग अपना जो है वो घर बनाने के लिए इतना पैसा भरते हैं और उसका उनके कोई फ़ायदा नहीं होता। एफडीए जब तक जाकर सील करता है तब तक वो लोग अपने प्लाट्स बेच के जा चुके होते हैं। ये बड़ा मसला है कि जब एक कॉलोनी गैर कानूनी आती है, वो अपनी एडवर्टाइज़ करती है, इन्वेस्टर्स को बेचती है तमाम जितना भी सारे प्लाट्स हैं, और उसके बाद जब बिक जाती है, एफडीए को पता चल जाता है कि अब ये सौदे हो गए हैं, आम लोगों के पास आ गए हैं प्लाट्स, फिर वो जाके सील कर देते हैं और बता देते हैं कि ये कानूनी नहीं है। तब तक जो है वो फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये इतनी का हमारी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गिरफ्त है हालात पर। ऐसे ही जो टैक्सेशन वाले हैं वो टैक्स इकट्ठा करने में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि जो उनके पास आ जाए उसके कड़ाके निकाल दें, और जो ना आए उसको कोई परवाह नहीं है। घंटाघर के 8 बाज़ारों में समझा जाता है कि कुछ 40-50 हज़ार लोग अपना रोज़गार कमाते हैं, और जब टैक्स की बारी आती है तो वो 4-5 हज़ार भी नहीं निकलते। ओवरऑल पूरे मुल्क में कोई 3 से 4 मिलियन के दरमियान सिर्फ लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा मुलाजम पेशा लोग हैं। कोई ट्रेडर्स है, कोई कारोबारी बंदा है मासवाई जो बाहर बेचता है, चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा कोई भी जो टैक्स पेयर बनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे टैक्स का सिस्टम इतना पेचीदा और मुश्किल है कि लोग खुद से भी घबराते हैं कि ना ही बना जाए तो बेहतर है। और एफबीआर और दूसरे टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट्स भी प्रमोट करते हैं उनको कि जो ना ही बने उनको जो है वो अंडर हैंड देता रहे, वो ज़्यादा बेहतर होएगा, क्योंकि उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं। पाकिस्तान में किसी भी कारोबार से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि वो सरकारी मुलाजम हो, चाहे वो क्लर्क के स्केल पे हो। अभी पटवारी जो भर्ती हुए हैं पीटीआई दौर में 10-10, 15-15 लाख रुपया दे के पटवारी भर्ती हुए हैं 9वें स्केल में।
तो ये इतने मामूली स्केल के लिए कई मिलियंस खर्च के लोग जो है वो भर्ती हो रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि इस सीट से जो है वो फ़ायदा कमाएंगे या पैसा लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो कल्चर बना होता है कि किसी तरह से 1-2 मिलियन खर्च के जो है वो बाहर जाया जाए टंकी के ज़रिए। अभी रात जो है वो चल रहा है कि जो कश्ती उल्टी है, एक तारकिन वतन की पाकिस्तानी भी लोग शामिल है उसमें। तो ये कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारी सरकार फेल है कि इसमें लोगों को मोटिवेट करने में कि वो स्टडी करें, बिजनेस करें या बिजनेस लोन्स उन्हें दिए जाएं छोटे छोटे कि वो एग्रीकल्चर करें। देखें, किसान का बेटा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है, वो एग्रीकल्चर में अपनी जो है वो जान नहीं खपाना चाहता। कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जाके कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसकी नौकरी बन जाए। आखिर क्या वजह है कि जो फार्मिंग का शोबा जो है वो हम नज़रअंदाज करते हैं, लाइफ स्टॉक का शोबा नज़रअंदाज करते हैं। अगर इसमें पैसा हो, अगर सरकार इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री बना ले तो लोग इस जानब जाएंगे। अगर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, स्टूडेंट्स को किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस जानब कोई तवज्जो नहीं होती। बस थोड़ी बहुत जो है वो सब्सिडीज़ दे दी जाती हैं ताकि लोग मुतमिन रहें आटे पे, दूसरी चीज़ों पे, और उसके बाद जो तमाम वो सारा तमाशा ही है। आतिफ साहब, आप मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, बात अब्दुलरहमान भाई जो कर रहे थे ना, बात तो इनकी ठीक है। जो इस वक्त रियल एस्टेट माफिया है, जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क तो किया है। यानी कि ठीक है, कारोबार करना सुन्नत है, कारोबार करना चाहिए, लेकिन जो कारोबार जिसके मुतल्लिक है वो करे। हम लोगों ने वो भेड़ चाल की है, सियासत में आ गए हैं। फैसलाबाद की सियासत आप देखें कि अभी तो मैं दूर नहीं जाता, लास्ट इलेक्शन 2018 का आप देखें कि यहाँ से कोई एक आध को निकाल दें कि जो भी यहाँ से जीत के आए हैं, जो कल एक यामा मोटरसाइकिल पे फिर रहा था, आज उसकी क्या सूरत हाल है। आज उसके पास 3-3 V8 हैं, क्रूजरें हैं, और फिर रहा है जनाब फैसलाबाद के अंदर। और एक पाकिस्तान की जमात PTI है, उसका स्पोक्समैन है। और उसके अलावा जो मकरूज थे 2018 में लोगों को, जिन्होंने पैसे देने थे, अल्लाह माफ़ करे कि लोग उनके घरों पर, दरवाज़ों पर दस्तखत दे रहे थे कि हमारे पैसे निकालो, आज वो फार्चूनर लेके फिर रहे हैं। यानी कि इन्होंने रियल एस्टेट को साथ मिला के अपने कारोबार के सियासत मिक्स करके माल बनाया है, दिहाड़ियाँ बनाई। अच्छा, कुछ एरियाज जो कि डेफिनेटली या कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें बेहतरी आई और कुछ मेजरली हमने डाउनफॉल होते हुए देखी कुछ इंडस्ट्रीज में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, लोकल बॉडीज़ के बारे में भी बात की, कितनी इफेक्टिव रहीं एंड क्यों पिछले कुछ अरसे में हम उस तरह से ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को बेहतर होते हुए नहीं देख पाए। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुलरहमान, क्या चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त में या आने वाले कुछ मंथ्स में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आवाम के लिए? देखिए जी, अवाम के लिए अब सबसे अहम सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि इलेक्शंस के बाद ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लोगों का एतमाद बहाल होगा। जो यहाँ पर IMF के साथ या दोस्त ममालिक के साथ मामला है, वो नई क़यादत चाहे PDM ही आ जाए, वो बेहतर मैंडेट के साथ आएंगे। 5 साल का मैंडेट होगा, तमाम लोग उन पर एतमाद करेंगे, इन्वेस्टर्स एतमाद करेंगे, मार्केट्स की रौनक बहाल होएगी। तो ये वाहद एक चीज़ है कि जो इलेक्शंस कर सकता है। और इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, हो जाएंगे, इसी बरस हो जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे भी अगर हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं, बाद में 1 महीना हो जाते हैं, तो रवां बरस इलेक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद एंड ये आपको लग रहा है, बिकॉज पहले इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी, कि आपको लग रहा है कि हो जाएंगे इलेक्शन? जी, इलेक्शन हो जाएंगे, वो लेट नहीं ज़्यादा होंगे। नहीं, इस बरस इलेक्शंस हो जाएंगे। सूबाई भी, कौमी असम्बली के भी, अदालतें भी एक्टिव हैं, हुकूमतें भी चाह रही हैं, मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि वो इलेक्शंस इसी बरस हो जाएं। देखें, जरदारी भी खुल के बात करते हैं, इमरान खान का तो खैर बड़ी देर से मुतालबा है। तो ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस हवाले से तो मैच्योर है, वो समझते हैं कि टाइम से लेट जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, जितना भी लेट हो जाए। देखें, जो मुआशी रौनक लगनी है वो इसी बजट में लग जानी है, उसके बाद महंगाई बढ़नी है। जब भी इलेक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ेगा ना। जो इनके बेसिक काम थे, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, केसेस ख़त्म हो गए हैं, जो अमेंडमेंट्स करनी थी वो कर ली हैं। तो अब तो बाज़ार वो सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि कुछ पैसे IMF दोस्त ममालिक से आ जाए, मुआशी रौनक लगाएं, चीज़ों पे सब्सिडाइज़ करें, रेट कुछ कम करें, इलेक्शन का जो ही माहौल बने, मियां नवाज शरीफ वापस आके कैंपेन चलाएं और इलेक्शन लड़ ले। कंपटीशन होगा पंजाब में भरपूर तरीके से, जो सोचा जा रहा है उसके मुताबिक। अगर उससे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मुआशी रौनक नहीं लगती,
रुपया मार खाता चला जाता है, महंगाई काबू नहीं आती, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर तो पीटीआई शायद स्वीप कर जाए जैसे ज़मीनी इंतखाबात में कर रही है। तो अभी लोग सारे जो है वो इलेक्शंस की जाना भी देख रहे हैं। आतिफ साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं ऐड तो क्या करना, लेकिन मैं एक दो बातें जो अब्दुर्रहमान भाई ने की हैं कि क्लीन स्वीप पीटीआई कर जाएगी। पीटीआई क्लीन स्वीप कैसे कर जाएगी? अभी कल की बात है, ज़मीनी इलेक्शन पंजाब में हो रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे थे। जब बाद में ज़मीनी इलेक्शन में इनको जिताया गया, उसमें जो मौजूदा अभी जो वज़ीर आला रह के गया परवेज़ लाई और उसका बेटा मूनस, जो पाकिस्तान से अरबों रुपया लेकर चार्टर्ड तैयारे में फ्रॉड करके भाग गया है, मुल्क से बाहर बैठा, उन्होंने खुद कहा है कि हमें जो पंजाब के 16 ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं इसमें माज़ा से बाजवा एंड कंपनी ने इनको मैनेज किया है। ठीक है जी, तो मैनेज के साथ तो कोई भी इलेक्शन जीत सकता है, जैसे इनको 2018 में जिताया गया है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन तो होंगे, इसी साल होंगे, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। किसान साहब ये बताइएगा, मरीम नवाज साहबा फैसलाबाद आ रही हैं, क्या आपका शेड्यूल है, कब आ रही हैं, क्या प्लान है? देखें जी, अभी पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग भी फैसलाबाद की हुई है इसी तंजीमी कन्वेंशन के हवाला से। मरियम नवाज साहबा को कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जमात का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है। उसी सिलसिला में वो पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तंजीमी कन्वेंशन कर रही हैं। वह फैसलाबाद भी आ रही हैं। इंशाअल्लाह 11 मार्च को आप देखेंगे कि अल फतेह ग्राउंड में जो कन्वेंशन होने जा रहा है, इंशाअल्लाह जो फैसलाबाद का तारीखी कन्वेंशन होगा, मैं बतौर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी प्रेसिडेंट के तमाम सूबाई हलकों में जा रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह कल से हम ज़्यादा अपनी मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। वहाँ पर यूथ के हमारे जो सैकड़ों कारकुन हैं वो अपनी कायद की बेटी का वालहाना इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको फैसलाबाद की बदलती हुई सियासत का रुख नज़र आएगा। और जब हम इलेक्शन की तरफ, क्योंकि हमारी ये इलेक्शन कैंपेन ही है, जैसे कायदे पंजाब भाई वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है, अक्सर जलसों में कहा है कि हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारी इलेक्शन कैंपेन है। इंशाअल्लाह ताला हम ये हमारी फैसलाबाद से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ ही समझे। इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं, 2 माह आगे हो जाएं, 2 माह पीछे हो जाएं, हम इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद से 2018 का इनसे बदला भी लेंगे। जो इन्होंने हमारी सीटें छीनी हैं इंशाअल्लाह वो वापस लेंगे और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर इंशाअल्लाह दाढ़ेगा। अब्दुर्रहमान, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इस कन्वेंशन को लेकर और क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके ख्याल में पार्टी की तरफ से इस कैंपेन को लेकर होंगे? देखिए, मरीम नवाज के बारे में हमेशा से ये समझा जाता है कि नून लीग की सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर वुमेन है, उनको क्राउड पुलर भी कहा जाता है, इंतहाई एग्रेसिव खतून है। वो मौज़ूआत पर बात कर जाती हैं जहाँ पर जितने पुराने उनके गाग सियासतदान हैं वो बात करने से घबराते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, उन पर तनकीद हो रही है कि पार्टी लीडरशिप इस तरह से उनके साथ नहीं है। जितनी सीनियर क़यादत है उसमें सिर्फ राना सनाउल्लाह खान उनके साथ नज़र आते हैं, बाकी लोग उस तरह से उनके साथ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुखालिफ है, लेकिन साथ नहीं है। ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफीक, शाद खगान अब्बासी पिंडी में नज़र आते हैं, बाकी जगहों पे सवाए राना सनाउल्लाह खान के क़यादत उनसे फासले में नज़र आती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है अब्दुर्रहमान? अब ये किसाना साहब बता सकते हैं, नून लीग के हैं। किसान साहब, आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो बात जो अब्दुर्रहमान भाई कर रहे हैं ना, जमात के साथ सब खड़े हैं, लेकिन क्योंकि अभी पिछले दिनों लंदन में जो मीटिंग हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, वहाँ पर कुछ ड्यूटियाँ लगाई गई थी उसमें, क्योंकि ये तमाम कन्वेंशन पंजाब में ज़्यादातर हो रहे हैं। उसी वाले से सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, क्योंकि राणा सनाउल्लाह खान साहब हैं, उनकी जमात के लिए कुर्बानियाँ आपके सामने हैं, उन पर झूठे कैसे केसेस बनाए गए। अभी जो ऐसा एक बड़ा उनके साथ जो मजाक किया गया, मनशियात केस उन पर जो डाल के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरी हो चुके हैं। वो जमात ने उनको जो पंजाब की जिम्मेदारी दी है, वो पंजाब की हद तक राणा साहब मरियम नवाज साहब के साथ जा रहे हैं और कैंपेन जो हो रही है तंजीमी कन्वेंशन की, इसको वो लीड कर रहे हैं। साथ साथ बाकी जो कायदीन की बात की है, वो शाहर खान अब्बासी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, साद रफीक साहब हों, आपने देखा पिंडी में खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात हमारी अंदर ये क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी है या उसकी आला ज़रफ़ी है कि हम अपनी जमात में उसको जमहूरी हुस्न कहते हैं कि हमें जमात के अंदर खुलकर एक दूसरे पर तनकीद करने का मौका मिलता है, हम बातें करते हैं, लेकिन बाद में जो एंड होता है, जो कायदीन फैसला करते हैं उसी पर अमल होता है। अगर किसी कोई कायदीन इस पर अपने गिले शिकवे कर रहे हैं या कुछ अफसाद का इजहार कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत का हुस्न है, जमात के अंदर बातें होती रहती हैं, लेकिन एंड वही है जो हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, हम उसको सब ओबे करते हैं। फातिमा, मुझे फ्रैंकली लगता है कि शायद जमात की जो सीनियर लीडरशिप है ना, जैसे इससे पहले चौधरी निसार छोड़ गए थे या शायद खाकान अब्बासी एलानिया भी कहते रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल बड़ी अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, वो समझते हैं कि जो क़यादत तक पहुंचना है ना वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमजा शहबाज की वजारत आला से भी बड़ी रिजर्वेशन सामने आई,
कि जितने पुराने लोग हैं वो समझते हैं कि ये फैमिली जो अब आतिफ किसाना साहब सिटी सदर हैं यूथ विंग के, तो इनके जो मरकज़ी सदर हैं वो कैप्टन सफदर हैं, वो भी रिश्तेदार हैं इनके। तो ये समझा जाता है कि नून लीग बड़े ओहदे जो है वो हमेशा अपने पास रखती है, वो तकसीम नहीं करना चाहती बड़े ओहदों पर, तो इस वजह से भी रिजर्वेशन है। दूसरी जानब जो मुखालिफ सियासतदान है इमरान खान, वो सवाई पार्टी चेयरमैन के सारे ओहदे उन्होंने बांटे हुए हैं। एक उन्हें एज तो ये है कि फैमिली मेंबर कोई है नहीं उनका, मतलब इस तरह से सियासत में ये बहरहाल उनका बड़ा एज है, तो मजबूरन उन सबको सब बांटने पड़ते हैं, तो ये पॉजिटिव समझा जाता है। यहाँ पर मरूसियत की जो बात की जाती है या ये समझा जाता है कि मरीम नवाज की क्रेडिट पर कोई कारनामा बज़ाहिर नहीं है, जैसे उनके मुखालिफ सियासतदानों के क्रेडिट पर है या तजुर्बा नहीं है उस तरह से, तो CM शिप की उम्मीदवार जो है वो बन के सामने आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिजर्वेशन सामने आती हैं। फिर जिस तरह से वो समझ लें कि जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ या साबिक चीफ जो आर्मी के उनके खिलाफ बात करती हैं, तो उससे भी पार्टी लीडरशिप थोड़ी गुरेजा नज़र आती है। इससे पहले नवाज शरीफ भी जब अग्रेसिव अंदाज में बात करते थे तो पार्टी लीडरशिप खासी खिंची रहती थी उनसे जूनियर है। तो ये नून लीग में हमेशा से ये थोड़ा मसला रहा है कि वो बना के रखना चाहते हैं ताकत के मराकज़ के साथ, जैसे शहबाज शरीफ की सियासत है कि वो सबके साथ बना के रखना चाहते हैं, फिर उसमें जो उन्हें शेयर मिल जाए वो कबूल कर लेते हैं। तो ये नून लीग में बहरहाल एक बड़ी तकसीम तो मौजूद है अभी भी। शहबाज शरीफ एंड जो उनके दोस्त हैं या अहदेदार पार्टी के, वो चाहते हैं कि बना के रखी जाए ताकि अगले इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप है उन्हें कम से कम ये नज़र आता है कि अगले इलेक्शन में फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो अग्रेसिव अंदाज नहीं अपनाएंगे। अगर अब्दुर्रहमान मैं आपसे पूछ सकती हूँ, विद इन द पार्टी इटसेल्फ क्या आपको दो डिफरेंट ग्रुप्स जैसे आपने मेंशन किया, क्या दो डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं और क्या डिफरेंस है इन ग्रुप्स के नज़रिए में या ऑब्जेक्टिव्स में? देखिए, जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो हुकूमत को लेकर ही है। जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है वो कभी भी हुकूमत लेना नहीं चाहता था, अगर ले ली थी तो पूरी इलेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन फिर इलेक्शन में नहीं गई, महंगाई आ गई, तो अब उनको अपनी पार्टी डैमेज होती हुई नज़र आती है। जो शहबाज शरीफ एंड ग्रुप है वो चाहता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कहा जाता है उसको मिनवान कबूल किया जाए, इलेक्शंस में जब भी जाना है जाया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखी जाए, उनके खिलाफ बात ना की जाए और उसका फ़ायदा उनसे हासिल किया जाए। जैसे 2018 में PTI ने फ़ायदा लिया, वो फ़ायदा लेने के चक्करों में है जो दूसरा ग्रुप है, जबकि जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है वो अग्रेसिव अंदाज अपनाने के चक्कर में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी आज हमारा फर्स्ट हाफ पॉलिटिक्स के बारे में था। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की, जिसमें हमारी इकॉनमी शामिल है, जिसमें और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आज हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं वो भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। अपने इस सेक्शन के अंदर कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें एंड डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट रिसर्च जो कि आज हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रही है। हमारी द रियलिटी एज वी नो इट दिन ब दिन तब्दील हो रही है एंड जितना आप टू स्पीड हो उतना अच्छा है, जितना आप जानते हो इस बारे में उतना अच्छा है। उसी वाले से बातचीत करेंगे। तो बहुत ही खास मेहमान आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर साजिद रहमान मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी आयुब रिसर्च हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ शकरा जमील साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी आयुब रिसर्च हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने के लिए। अगर आप ब्रीफली बताना चाहें कि आज के वक्त में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या रिसर्च है जो कि चल रही है, ऑन गोइंग है या हो चुकी है, जो कि आपको लगता है आने वाले वक्त में हमारी लाइफ तब्दील कर सकती है? थैंक यू वेरी मच जी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये स्टार्ट तो प्लांट्स में इसका यूज़ जो है वो टिश्यू कल्चर से हुआ था, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये अपने काफ़ी जंप्स लगाने के बाद इस वक्त उरूज पे है और जीनोमिक्स के ज़रिए हमने इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इसमें बहुत से कमालात हुए हैं और अब लोग जो हैं जीनोम एडिटिंग की बातें हैं इसको इनिशियली। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको यूज़ करके किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना होता है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।
जो मैन काइंड के लिए यूज़फुल चीज़ें तैयार करने में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो जो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, वो है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में ये है कि टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे बॉडी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स का मजमुआ होती है, तो चंद सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो एवरी सेल हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ कॉल्ड द टोटीपोटेंसी। यानी हर एक सिंगल सेल में ये खासियत मौजूद है, ये ताकत मौजूद है कि वो पूरी बॉडी बना सकता है। तो इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। और ये जो टिश्यू कल्चर की बेस है वो इसी आइडिया के ऊपर ही मुनहसर है। तो हर सेल कैसे बना सकता है, ये कुदरत का निज़ाम है कि हमारा जो जेनेटिक कोड है ना, जो जेनेटिक मेकअप है, जीन्स की शक्ल में डीएनए जो है हमारा, वो हर सेल में मौजूद होती है, उसकी कंप्लीट कॉपी। तो यही डीएनए ही है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है, जो कि हमारी खुसूसियात, हमारे बच्चों की खुसूसियात को तय करता है। इसी तरह हम पौधों में इसको बुरूकार लाते हैं। तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम पौधों के अंदर जो है दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, यानी ट्रू टू टाइप पौधे तैयार करने में हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक पौधा अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं, आप से फॉर एग्जांपल अमरूद ही ख़रीदते हैं, तो एक अमरूद का और टेस्ट होगा, दूसरा आप लेंगे तो उसका और टेस्ट होगा, तीसरा लेंगे उसके अंदर का कलर और होगा, किसी का कलर अंदर से और होगा। तो ये उसमें वेरिएशन है। तो अगर वो पौधे हम ऐसे इस्तेमाल करें जो ट्रू टू टाइप हैं, जो टिश्यू कल्चर के ज़रिए तैयार शुदा हैं और वो सर्टिफाइड हैं, तो वो जितने उस पौधे पे फल लगेंगे या जितने भी फल आएंगे वो सबका एक जैसा टेस्ट होगा, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये टिश्यू कल्चर का कमाल है कि हम ट्रू टू टाइप पौधे से तैयार करके तो मुहैया करते हैं। हम बेसिकली टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज करते हैं हर क्रॉप के लिए और उसको कमर्शलाइज करवाते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने पौधे पैदा करके तो सारे सप्लाई कर सकें। तो इसी तरह टिश्यू कल्चर का दूसरा एस्पेक्ट जिस पे हम काम करते हैं वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन, क्योंकि तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ही चीज़ के साथ स्टिक करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें से बेहतर की सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो जब हम चेंज्ड पौधे तैयार करेंगे एक ही टिश्यू से, मदर टिश्यू से, हम जब कैलस बनाते हैं, कैलस इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ सेल्स। तो वो कैलस जो है सेल्स का ढेर तो बन जाता है और उसके अंदर मिनी म्यूटेशंस होती हैं जिससे उसके अंदर तब्दीली आती है। उसी तब्दीली को कैच करने के लिए हम उन सेल्स से पौधे तैयार करते हैं। फिर वो एक ही मदर टिश्यू से लिए गए सेल्स जो हैं, वो पौधे जब उनसे हम 1000, 2000, 10,000 बनाते हैं तो वो ऑल टुगेदर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दोज म्यूटेशंस विच अकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन्स दैट अकर अंडर स्ट्रेस। तो वो जो चेंजेस आती हैं पौधों के अंदर वो हम स्टडी करते हैं और उन स्टडी करने के बाद हम यूजफुल चेंजेस वाले पौधे जो हैं वो आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड डिफरेंट क्रॉप्स की अगर हम बात करें, वो पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है लार्ज पॉपुलेशन के लिए? जी, इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारी कॉटन क्रॉप है। कॉटन क्रॉप पाकिस्तान में जितनी लग रही है, ऑलमोस्ट आप 99% एरिया कह सकते हैं वो बीटी कॉटन है। जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें हमने कैरावन ऐसी जीन है जो हमने एक बैक्टीरिया से ली थी, तो बैक्टीरिया से वो जीन लेकर हमने कॉटन में ट्रांसफ़र की, जिसका फंक्शन ये है कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को बना रही है। तो जब ये टेक्नोलॉजी आई, इससे जो कॉटन क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई। तो ये हमारे पाकिस्तान में एक सिंगल एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की। तो बाकी रिसर्च में काम जारी है। तो कुछ कंट्री टू कंट्री इसमें बायोसेफ्टी इश्यूज होती हैं, तो एक्सपोर्ट में इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है वैसे कमर्शियली अलाउ नहीं है जो है बाकी क्रॉप्स का। तो सिंगल क्रॉप जो कॉटन है इसी की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। अच्छा, गंदम फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि आटे की प्राइस ज़्यादा हो रही है, हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए हमारी शॉर्टेजेस बार बार एक्सपीरियंस करें, क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड गंदम के इस्तेमाल से हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जीएमओज जो है ना वो बहुत वसी सब्जेक्ट है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है वो दो तरह से हो रही है आजकल। एक हो रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जिसमें हम कोई भी जीन जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से लेके हम पहले नॉन लिविंग में ट्रांसफ़र करते हैं उसको,
वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको दोबारा से डिज़ायर्ड में लेके जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल वीट की दी है, हम उसमें लेके जाते हैं, फिर तो वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। लेकिन जब हम उसका कंस्ट्रक्ट तैयार करते हैं, जीन को मुकम्मल करते हैं, उसमें ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, जो सीक्वेंसेस होते हैं स्पेसिफिक डीएनए के, तो उनके साथ हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक जीन लगाते हैं। तो उस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं एनवायरमेंटल जो पीपल हैं उनके, और कुछ साइंटिस्ट के और पीस ऑर्गेनाइजेशंस के, कि वो एंटीबायोटिक का जीन जब ट्रांसफ़र हो जाएगा गंदम में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो वो रेजिस्टेंस जो है कहीं इंसानों में डेवलप होना ना शुरू हो जाए। इस वजह से जो फूड चेन है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि हम ना लेके आए इसको। तो अब लेकिन उसका अल्टरनेट जो है बड़ा सेफ मेथड आ गया है, उसको हम कहते हैं जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में जितना भी हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का अपरेटस होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। एक प्रोटीन होती है Cas9, उसको हम एडअप करके और गाइड आरएनए के जरिए उसमें हम टारगेटेड चेंजेस लेके आते हैं, और उसी ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस में ही हम चेंज लेके आते हैं। तो वो चेंज भी एब्रप्ट नहीं होती और वो डिज़ायरेबल चेंज होती है। तो उसमें चूंकि हम कोई ऐसा एंटीबायोटिक का या कोई और मार्कर जीन यूज़ नहीं करते, तो ये कंपैरेटिवली सेफ है। तो अगर हम जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अब इसमें इम्प्रूवमेंट जो है ना वीट में या राइस में लेके आएँ, तो हमारे लिए बेहतर होगा, या मेज़ में कह लें। क्योंकि अगर हम राइस, मेज़ या अदर फूड क्रॉप्स में इस तरह चेंजेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स डेवलप करेंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होने का भी खतरा है। क्योंकि आपके इल्म में है कि हमारा राइस सारा यूरोप को एक्सपोर्ट होता है, और यूरोप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कबूल नहीं करता। अच्छा, चेंज लाने से म्यूटेशन रेट कितना बेहतर हो सकता है? नहीं, म्यूटेशन रेट तो देखिए नेचर में भी होता है। एवोल्यूशन जो है वो भी इसी वजह से होती है ना, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल म्यूटेशंस। क्योंकि नेचर में भी सनलाइट में भी रेडिएशंस होती हैं, उससे भी म्यूटेशंस जो हैं वो अकर होती हैं। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स लगते हैं उसको म्यूटेशन को जो है ना एवोल्यूट करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो हम जो करते हैं प्लांट ब्रीडर्स या बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, हम वो डायरेक्टेड म्यूटेशंस करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। हम अपने वहाँ पे भी जो है केमिकल म्यूटाजेंस भी यूज़ कर लेते हैं, रेडिएशंस भी यूज़ करके उस म्यूटेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये म्यूटेशन जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन म्यूटेशन जो है ना, अगर तो है टारगेटेड, जैसे जीनोम एडिटिंग में है, जो हम उसका स्निप्स यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज करने की हैलियत रखते हैं जीनोम एडिटिंग के जरिए, तो वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कंसिडर की जा रही है। क्योंकि दूसरे अगर हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जीन कहाँ जाके बैठेगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा जीनोम के अंदर, वो इल्म नहीं होता। डेट वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड प्रोसेस। तो वो जहाँ जाके लैंड करेगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स हैं उनमें भी तब्दीली आने के चांसेस होते हैं, जो कि नुकसानदेह भी हो सकती है। तो कैलिफोर्निया से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएगा, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? नहीं, मैंने उनको सिर्फ ये पूछना है कि ये जीएमओ सीड्स होते हैं जी, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है माशाल्लाह पाकिस्तान की, और वो जमीन कम पड़ रही है, और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी लोग उसके ऊपर वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना के बेच रहे हैं। तो अगर वो जीएमओ सीड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं और उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़ सकते हैं ना दूसरे मुल्कों से, इम्पोर्ट पे जो हम खर्च करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है कैलिफोर्निया से, जिनका सवाल आई सपोज अगर आप जवाब देना चाहें। एक तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि कॉलोनीज की तरफ हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो जा रही है, तो उसमें तो हम भी जितना हमारी अप्रोच होती है गवर्नमेंट लेवल तक कि हम भी अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एग्रीकल्चरल लैंड रहने दिया जाए, वहाँ कॉलोनीज ना कट की जाए, या उसका मतबादल जो है एग्रीकल्चरल लैंड सिटी से हट के वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हमारा एरिया प्रोडक्शन का किसी भी क्रॉप का वो हमारा रिड्यूस ना हो। तो दूसरी ये जो जीनोम एडिटिंग की है, तो हम भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे रिसर्च के इदारे हैं पाकिस्तान के, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये काम फास्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हम जीनोम एडिटिंग का जो काम है वो करें और वो वैराइटीज़ को कमर्शियलाइज करेंगी, तो फिर हम इंशाल्लाह लाजमी उसको मार्केट में लेकर आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, फखरुद्दीन बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। कैसे हैं जी आप? ठीक है, बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मैं जो आपके साथ साइंटिस्ट मौजूद है उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ स्पेशली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत क्यों नहीं है? क्या एथिकल इश्यूज हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं? अगर हम इनको ले आए तो मेरा ख्याल है इससे पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। बिल्कुल जी, तो बहुत इसके ऊपर थोड़ा सा अगर ये बता दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर साहब। अगर आप जी, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएमओज हैं, उनकी जो है हमारी यील्ड एनहांसमेंट में और इंसेक्ट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे पहले भी जैसे डिस्कस हो चुका है कि कॉटन में तो हमारे जीएमओज बन रहे हैं, उनमें हमें परमिशन मिल चुकी है। तो इसमें जो जीएमओ की हमारी अप्रूवल है, उसमें मैं आपके नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो 3 टियर हमारा सिस्टम होता है। एक होती है हर इंस्टीट्यूट की अपनी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, वो उसकी स्टडीज़ करती है और उसको जीएमओ को अगर सेफ डिक्लेयर किया जाए तो फिर हमारी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम कर रही है, वो उसको थारोली केस को एग्जामिन करती है और फाइनली नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो है एनबीसी उसकी अप्रूवल देती है। तो हमारे जो कॉटन के हैं वो तो अप्रूवल स्मूथली हो रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे ये मेज़ और राइस का ताल्लुक है तो उसमें अभी तक हमारी इसकी अप्रूवल्स जो है कमर्शलाइजेशन की नहीं हुई, लेकिन एनबीसी ने हमारा कोई भी केस रिसर्च के हवाले से कभी नहीं रोका। यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बशमूल हमारा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, कैम लाहौर है, निपजी है, इस्लामाबाद में अदारे हैं और पूरे मुल्क में बायोटेक्नोलॉजी के बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का काम उन्होंने स्टॉप नहीं किया। एनबीसी अप्रूवल्स दे रही है रिसर्च के लिए और ट्रायल्स के लिए, लेकिन कमर्शलाइजेशन जो है वो अभी मेज़ और राइस में अप्रूव नहीं हो सकी। मेज़ में काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो भी चला था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे हमारे एक्सपोर्ट के, क्योंकि हमारे मेज़ के जो प्रोडक्ट्स डेवलप होती हैं वो ज़्यादातर यूरोप को एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अभी उसको ज़रा रोका हुआ है। तो अप्रूवल्स भी हो जाएंगी और रिसर्च भी हो रही है इस पर। और मैं उनकी बात से ये मुत्तफिक हूँ कि हमें जो है ना ये जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारी फसलों को जो है उनकी पैदावार को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम हॉरिजॉन्टली तो अब इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड तो हमारे पास वही है, जो लैंड पीस ऑफ लैंड है उसी पे हमने गुजारा करना है। तो हम अपनी पैदावार वर्टिकली इंक्रीज करें, यानी पर यूनिट एरिया पे अगर हम पहले 40 मन ले रहे हैं तो हम उसी पे 50 मन लेना शुरू कर दें। गंदम की मिसाल ले लें अगर, तो इसी से हम खुद कफील हो जाएंगे इंशाल्लाह। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अगर आप बताना चाहें और क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रोसेस को अप्रूवल के लिए? मैं इसकी एग्जांपल्स वुमेंस पे दूंगी जो कि आपके लिए समझना इजी होगा। जैसे कोई चाइल्ड होता है, उसके पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट लेकर, या कोई क्रिमिनल पर्सन होता है उसके हम फिंगरप्रिंट्स लेकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी वैरायटी, हर क्रॉप में वैरायटीज रोज रोज बढ़ रही हैं, तो उस वैरायटी को, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से डिस्टिंग्विश करने के लिए जेनेटिकली डीएनए लेवल पर यह जरूरी है कि हम उसका फिंगरप्रिंट करें। वैसे एक और टेस्ट होता है डस, जिसमें हम डिस्टिंक्टनेस और उसकी दूसरी यूनिफॉर्मिटी वगैरह चेक करके तो हम उसमें भी देखते हैं कि एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से कितनी डिफरेंट है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे हम उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं और जेनेटिकली बताते हैं कि एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से कितनी डिफरेंट है। उसका बेनिफिट ये है कि इस तरीके से हमारी क्रॉप में वेरिएशन आएंगी, 2 टाइप जो क्रॉप है वो पैदा होगी और वेरिएशन आने से उसकी जो यील्ड है वो बढ़ेगी। जीनोम एडिटिंग एक प्रोसेस है जो कि जीएमओ को टेक ओवर करता जा रहा है, क्यों ये मुमकिन हो पा रहा है और क्या ये बेहतर है? मैं चाहूंगी आप जरूर इसका जवाब दें, लेकिन हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिंदार बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? हमारी ये बात है इससे भाई से कि हमारा जो लोकल एरिया है, नॉन क्वालिफाइड हमारा जो फार्मर है, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी हम लोकल एरिया में क्यों नहीं लेके आते? हम लोग आपको जमीन भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, दूसरी फसलें भी हमारे को, देखो हमें खाद भी प्रॉपर प्रोवाइड होता है, बीज भी अच्छा भी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जिम्मेदार है बहुत कम प्रोडक्शन देता है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो फार्मर है वो भी 50+ गंदम ले, 50+ लीज ले,
तो लेकिन हमारा वही 30-40-35 में रहता है, इसका क्या प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जो अगर आप उनके सवाल का जवाब देना चाहें। जी जी श्योर। एक्चुअली मैडम जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, हम इसके अलावा जो ये डीएनए और टिश्यू कल्चर के अलावा भी हम बायो फर्टिलाइजर पे भी काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फार्मर को रेलेवेंट है और हम फार्मर फील्ड पे ही उसके डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स भी लगाते हैं। अगर फार्मर उसकी तरफ तवज्जो दें तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात भी उनसे फार्मर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जब भी कोई भी फसल लगाते हैं तो उस फसल के लिए स्पेसिफिक बायो फर्टिलाइजर्स जो कि बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली नेचुरली सॉइल में भी मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सॉइल में केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशंस की वजह से और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की वजह से वो माइक्रोब्स जो हैं, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो हमें उसमें एडअप करने चाहिए। तो हम उसको पंजाबी में जरासीमी टीका कहते हैं, वो हमारे अयूब रिसर्च से प्रोवाइड किया जाता है सॉइल बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन से, तो वो इस्तेमाल करें अपने फसलों के ऊपर, वो सीड के साथ अप्लाई करें, तो उनकी श्योरली जो हमारे ट्रायल्स कहते हैं कि 10% यील्ड जो है ना वो इंक्रीज होगी। बाकी खाद वो साथ डालेंगे और साथ एडिशनली ये डालें, ये सिर्फ उनका खर्च 200-300 रुपये बढ़ेगा और उससे आमदन उनकी 10%, यानी कि अगर गंदम का हिसाब लगाएं तो 4-5 मन उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि अब आज के रेट के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपए की बनती है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ मिल्लर टाउन से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मुझे डॉक्टर साजिद साहब से पूछना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी का बहुत मसला है, नहरी पानी आता है वहाँ पर, लेकिन वो आता है बहुत कम, बहुत रेयर, मतलब आप कह लें ट्वाइस अ मंथ आता है या थ्राइस अ मंथ आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, और जमीनी पानी बहुत खराब है। तो क्या किया जाए? दुनिया में बहुत सारे तरीके ऐसे आ गए हैं, लाइक टनल फार्मिंग, जमीन की जरखेजी के लिए क्या किया जाए, उसमें उस जमीन को कैसे बेहतर बनाया जाए, जहां पे आज से 25 साल पहले बड़ी अच्छी काश्त की जा रही थी, आज वो जमीनें डेड पड़ी हुई हैं। तो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च या हमारा रिसर्च सेंटर ऐसी जमीनों के लिए क्या इकदाम कर रहा है? आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आप जो बातें बता रहे हैं वो सब ठीक है, मगर हमारी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होती जा रही है। तो उसको कैसे जरखेज किया जाए? उसको बगैर पानी के कोई ऐसी साइंस है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम उस जमीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जरखेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, एंड आई डू होप कि आज के प्रोग्राम से डिफरेंट चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगेन आई गेस ये चीज़ें डायरेक्टली हमें फेस नहीं करनी पड़ती और डायरेक्टली हम इनसे इन कांटेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हम ओवरऑल कई सारे एस्पेक्ट्स को समझ नहीं पाते। बट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, और आई डू फील लाइक आज के वक्त में जितना आप वेल इन्फॉर्म्ड हो उतना बेहतर रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड इससे पहले कि हम वापस आएँ और कुछ मज़ीद डिस्कशन करें, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे होंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कहना चाहिएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की जो कि आज हमारी एग्रीकल्चर एंड क्रॉप को लेकर जो रिसर्च चल रही है उसमें भी काम आती है, डिफरेंट और फैक्टर्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हमारे कॉलर की तरफ से इरिगेशन को लेकर एक सवाल भी किया गया था, उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अब स्टूडियो में एक और बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। रहील शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बायोटेक्नोलॉजी अयूब रिसर्च। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड हमारे कॉलर की तरफ से सवाल किया गया जिसमें वो इरिगेशन के हवाले से पूछ रहे थे, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी मैडम, जैसे कि डॉक्टर साहब और मैडम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है, तो क्वेश्चंस को हम रिलेट कर लेते हैं अपनी फील्ड के साथ डायरेक्टली। तो उस क्वेश्चन तो रिलेट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी डिपार्टमेंट के अंदर हम ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़। उसमें हमारे पास
हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए से भी ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हम जीनोमिक्स में डिफरेंट जीन्स जो हैं उनको टैगिंग करके थ्रू मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग उसके ज़रिए से भी बना सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इसके ऊपर काम चल रहा है। वीट के ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो ड्राउट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जैसे कि हीट स्ट्रेस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर एक वैरायटी की डेवलपमेंट में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमें 7 to 8 ईयर्स का जो है वो अरसा लगता है। तो जो साइंटिस्ट होता है वो प्रॉब्लम को फोर्स ही कर लेता है, उसके आने से पहले ही हम उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो ऐसी वैरायटीज़ हम ज़रूर डेवलप करेंगे, बल्कि मार्केट में लेके आएंगे कि जो कम पानी में सर्वाइव करें। उसके अलावा जैसे हीट का इशू आता है तो वो जो है वो सिट्टों में दाने कम बन पाते हैं, ग्रेन फिलिंग रेट कम होता है, तो उस पर भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन पे हम वर्क ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो ब्रीडिंग का जो पीरियड है, ब्रीडिंग जो टाइम स्पैन है वो 7 to 8 ईयर्स का होता है। तो हमें उसमें इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ऐसी वैरायटीज़ ज़रूर आएंगी जो कि कम पानी पे सर्वाइव कर सकें और ऐसी ज़मीनों पे लगाई जा सकें कि जहाँ पे इरिगेशन वाटर की स्कैर्सिटी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। एंड हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नजीब बात कर रहा हूँ से। कैसे हैं जी आप? ठीक है? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी राहिल साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और क्या इससे जो पैदावार मिलती है को मुल्की मैशियत को सपोर्ट भी मिल रही है, या आम किसान को जैसा कि चोलिस्तान की तरफ रेगिस्तान है वहां पे कोई ऐसे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जिससे वहां के किसानों को कोई फायदा पहुंच सके? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आप जवाब दें। जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है कि जो जब भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको फोर्स ही करके उस पर काम ज़रूर शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में आने में टाइम लगता है। जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन में जिक्र किया है कि ड्राउट के जो हैं वो वैरायटीज़ हमारी कोई बनी है, अभी हम वर्क कर रहे हैं वीट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो वर्क है वो अंडर प्रोग्रेस है और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं। दूसरी जो उन्होंने बात की है कि यील्ड के ऊपर ना, तो ये यील्ड और ये जो डिफरेंट स्ट्रेसेस है ना, ये दोनों आपस में नेगेटिवली कोरिलेट करते हैं। हमें नेचर के साथ हम जब प्ले करते हैं तो यील्ड और ये जो डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं इनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसको ब्रेक करने में हमें टाइम लगता है और उसकी वैरायटी डेवलपमेंट में भी इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है कि एक आपने साथ ये भी इंश्योर करना होता है कि जो है वो आपकी जो वैरायटी है वो स्ट्रेस को भी रिजिलियंट करे और उसके साथ साथ अच्छी पैदावार भी दे। तो ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो जैसे ही प्रॉब्लम ओरिजिनेट होता है उसके 1 to 2 ईयर्स हम उसको पहले ही डिफरेंट इंडिकेटर्स की बेस पे हम रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बट ये बात भी यहाँ पे काबिल जिक्र है कि जैसे भी हम पहले जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे थे, तो हमारा जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग का जो सेटअप है, अगर हम उसके ज़रिए से वैरायटीज़ को 8 से 9 साल में लेके आते हैं, तो अगर हम जीनोम एडिटिंग के ज़रिए से टारगेटेड जीन्स आइडेंटिफाई करें जो कि ड्राउट में रोल प्ले करती हैं और उन्हीं को डायरेक्टली टारगेट करके वहाँ पे म्यूटेशन करें, और फिर वो जो, क्योंकि जीनोम एडिटिंग की जैसे अभी सर ने भी बात की है कि ये जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी रेगुलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जीनोम एडिटेड को जस्ट लाइक कन्वेंशनल ब्रीडिंग ट्रीट कर रहे हैं। यानी इसमें पोटेंशियल मौजूद है इस टेक्नोलॉजी में कि अगर आप इसको हम यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए से प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारी जो यूरोप के डिफरेंट एक्सपोर्ट है उसके इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएं। तो हमें जीनोम एडिटिंग की तरफ अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अगर ऐड अप कर दूं तो इसमें जो फार्मर्स को कंसर्न है ज़्यादा पानी की कमी और ड्राउट के हवाले से, तो इसमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी फार्मर्स को ये अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो जब अपनी फसल काश्त करनी है ज़मीन के ऊपर, तो जितना उनके पास पानी अवेलेबल है एक तो उस हिसाब से वो फसल को सिलेक्ट करें। देखिए हमारा शुगर केन है, मेज़ है, राइस है, ये दीज आर वाटर लविंग क्रॉप्स, तो इनका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उनको चाहिए कि वो फसलें सिलेक्ट करें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़रा कम है। और दूसरे नंबर पर उनको जो है ना, जो एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं ना, उनकी तरफ हमारे फार्मर्स को आना चाहिए कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे वो स्प्रिंकलर सिस्टम की तरफ जाएं या ड्रिप इरिगेशन पे जाएं। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी की बचत होती है। तो एक तो हमें पानी की बचत इस तरह करनी चाहिए अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करके, और दूसरा हमें फसलात की सिलेक्शन में भी पानी की बचत करनी चाहिए। अब जैसे पोठवार का इलाका है,
तो वहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जैतून की जो काश्त है उसको तरवीज दे रहा है। तो उसकी वजह यही है कि उसको सिर्फ स्टार्ट में पानी चंद सालों में बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जब पौधा स्टैब्लिश हो जाता है तो उसकी उम्र तो सैकड़ों साल होती है, तो बाद में वो फिर कम पानी पे भी, बारिश पे भी और इस तरह कम पानी पे भी वो फल देता रहता है। तो उससे भी अच्छी इनकम जो है वो हो जाती है। तो फार्मर को ये देखना है कि उसके पास कितना पानी मौजूद है, तो उस हिसाब से वो हमारे जो माहिरीन हैं, हमारा एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है फुल फ्लैज यहाँ अयूब रिसर्च के अंदर, उनसे मशवरा करके तो वो अपनी फसलों की सिलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। एंड क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में और क्रॉप से रिलेटेड जो इश्यूज हैं जिसमें हम स्पेशली जो आजकल मोस्ट प्रोमिनेंट है आटे को लेकर एंड गंदम को लेकर, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए मैडम, जो हमारे यहाँ पे कंट्री की जो अगर हम प्रोडक्शन को देखते हैं तो वो 26 मिलियन टन्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो 26 मिलियन टन्स है और 2 to 3 मिलियन टन्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अगर इसकी बेटर प्लानिंग कर ली जाए, आप फोरसी करके अगर टाइमली जो है वो इसको जो हमने बाहर से प्रोक्योरमेंट करनी है उसको कर लिया जाए टाइमली, और दूसरा ये कि हम अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करें और उसके लिए हम जो डिफरेंट क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर अपना फोकस को मज़ीद जो है वो उसको बेहतर करें, तो हमारी जो प्रोडक्शन है अगर हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन अगर वन मंथ तक अगर 1 एकड़ के अंदर इंक्रीज आता है तो वो दैट इज़ सफिशेंट कि हम जो बाहर से 2-3 मिलियन इंपोर्ट भी करते हैं तो वो हमारी वो वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। असल में इसके अंदर इस तरह से है कि हमारी जो इस टाइम पे नेशनल एवरेज है वो अराउंड 30 मंथ्स पर एकड़ है, लेकिन हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिनका पोटेंशियल 76 मंथ्स पर एकड़ के ऊपर है। तो आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, यानी अगर आप किसी एक फार्म के ऊपर एक वैरायटी को लगा के उससे एक ही एकड़ से 76 मंथ्स ले सकते हैं, तो वाई नॉट आप उसको पूरे कंट्री के अंदर ग्रो करके वही कंडीशंस उसी तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करें और फिर आप 76 मंथ, तो अगर इस तरीके से हम उसको चले, हम 76 मंथ्स की बजाय ये कहते हैं कि अगर हम उसको अपनी नेशनल एवरेज को अगर 40 मंथ्स तक भी ले जाएं तो हम गंदम में सेल्फ सफिशिएंट है, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास इतनी गंदम एक्स्ट्रा भी होगी कि हम बाहर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तानले वाला से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आप अगर अपना नाम बताना चाहें और कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? जी, मैं जैद हयात तानले वाला से बात कर रहा हूँ सर। मैं एक फार्मर हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं एक फार्मर हूँ और मैं डॉक्टर साहब को एक टिप देना चाहता हूँ कि ठीक है और भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक हम एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। अगर इससे हम निकल जाएं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारी 30 से 35% फसल ज्यादा होगी, और वो है एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है घास, जिसे हम पंजाबी में तल्ला भी कहते हैं। हमारी फसलों में ये इस कदर शदीद होती कि इसकी कोई दवाई वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी होती है कि फसल को इतना कमजोर कर देती है कि फसल तकरीबन 50% कमजोर हो जाती है, बल्कि कुछ फसलें तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन आज तक इसकी कोई दवाई या कोई चीज नहीं है बनी कि इस चीज को कंट्रोल कर ले। बिल्कुल सही। अगर ये चीज बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक बात की। अगर आप डॉक्टर साहब जवाब देना चाहें। जी, इसमें वाकई वो सही फरमा रहे हैं कि जड़ी बूटियों का इशू जो है हमारी फसलात में बहुत ज़्यादा है, और ये 20 से 25% तक यील्ड जो है ना वो रिड्यूस होती है इनकी वजह से। तो अच्छा, बहुत ये जड़ी बूटियों अगर आप बताना चाहें ये स्पेसिफिकली किस तरह असर करती है? ये देखें, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, हम जो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है खादों की शक्ल में हम क्रॉप को डालते हैं, पानी की शक्ल में न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो वो compete करती हैं क्रॉप के साथ। तो वो क्रॉप को जाने की बजाय जब कंपटीशन में जड़ी बूटियां उस खुराक को खा लेंगी तो हमारी जो डिजायर्ड फसल है वो वीक रह जाती है। अच्छा, आई डू हैव सम मोर क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरीज एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं एंड आई डू फील लाइक कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर पाए। अगर
हम आज के वक्त में देखते हैं, क्या डिफरेंट इश्यूज आपको नज़र आते हैं रिसर्च को लेकर या फंडिंग को लेकर? जी देखें, रिसर्च की फंडिंग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं हैं। गवर्नमेंट काफ़ी जो है उनको फंड कर रही है और हमारे पास जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ से भी फंडिंग होती है। हमारा पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंडिंग करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से भी हमें फंडिंग जो है ना वो मिलती है। लेकिन जो हमारा रेगुलर बजट है उसमें फंडिंग के इश्यूज आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनको भी कैटर करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली जो हमारे रिसर्च में इशू है ना मेजर, वो हमारा है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है। जो हमारे कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर या तो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ पे फेडरल के या और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा हैं वहाँ पे जा रहे हैं। और इसको रोकने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इस पर थोड़ा तवज्जो दें कि हम जब साइंटिस्ट हमारे पास नए आते हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स, तो हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। जब वो बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो अपने ज़ाहिर अच्छे मुस्तकबिल के लिए कहीं और जॉब तलाश करते हैं। तो हमारे यहाँ भी इंसेंटिव्स को बढ़ाया जाए ताकि साइंटिस्ट यहीं पे रहें, जो ट्रेंड मैन पावर है उसका ब्रेन ड्रेन ना हो। और दूसरा, जो हमारे पास साइंटिस्ट मौजूद हैं उनकी कोई रेगुलर ट्रेनिंग्स का जो है ना अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे वो होना चाहिए, ताकि जो है दुनिया जो है वो रैपिडली एडवांस कर रही है हर टेक्नोलॉजी में। तो हमारा साइंटिस्ट जो है वो भी उसको चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट को अप टू डेट रखने के लिए उसकी जो है फॉरेन ट्रेनिंग्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि एक्सपोजर भी हो उनको कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो हम इसी सूरत में ही उनका मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारे साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट करें, अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करने बाहर जाएं, बाहर के साइंटिस्ट यहाँ आएँ। हमारा जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है वो अगर डेवलप होगा तो फिर हमारी प्रोग्रेस जो है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। एंड अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से सर ने भी जिक्र किया, देखें आप जो जब हमारे साइंटिस्ट इंडक्ट होते हैं रिसर्च सेटअप के अंदर, तो से फॉर एग्जांपल कि अगर अभी इस टाइम पे साइंटिस्ट है उसकी एज 40+ में है, तो वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स या 15 ईयर्स बैक उसको रिक्रूट किया गया और उस टाइम से लेके अब तक अगर उसकी कोई कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं किया, इट मीन्स कि वो 15 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी जो उसके माइंड में है या जिसको उसने अपना यूनिवर्सिटी टाइम पे उसको सिखाई गई है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इसी दौरानिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज देखे स्पीड ब्रीडिंग है, उसके अलावा फिनोमिक्स है, उसके अलावा ये हम जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे हैं, GMOs की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हमारे साइंटिस्ट इन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होंगे वो तभी इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। हमारा लेमैन तो चले या फार्मर्स की बात करते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करेंगे ही या जब तक उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने ही साइंटिस्ट को ये बात समझाने में बड़ा टाइम लगता है कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर शिफ्ट हों, और जब तक ये कैपेसिटी डेवलपमेंट का जो इसको रेगुलर नहीं बनाया जाएगा, जैसे फॉरेन ट्रेनिंग्स हैं, हमारे साइंटिस्ट का फॉरेन इंटरेक्शन है, इसको बेहतर नहीं करेंगे तो तब तक ये फिर गैप तो एग्जिस्ट करेगा। एंड ओवरऑल अगर हम अपने डिस्कशन में जिन एस्पेक्ट्स को आज हमने डिस्कस किया, आपके ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त कौन से हैं और किन एरियाज में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा अगर ब्रॉडली देखा जाए ना तो मेनली तो हमें सीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि फार्मर को जो है ना क्वालिटी सीड मुहैया हो सके किसी तरह, क्योंकि फार्मर को सीड कहा कुछ जाता है, कह के बेचा जाता है कि ये वैरायटी ए है, लेकिन वो वैरायटी उसको बी दे दी जाती है या मिक्सचर दे दिया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स तो मौजूद हैं, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो अगर एक्टिवली इसको परसू करें, फार्मर्स को सीड जो है वो क्वालिटी का अवेलेबल हो और सीड टेस्टिंग अच्छी हो जाए, जिसके लिए हम भी अब जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं नई वैरायटीज़ की। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो DNA लेवल पे जाके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास राइस के सैंपल्स आते हैं तो हम उनका DNA टेस्ट करके उनको बासमती की प्योरिटी का सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि DNA लेवल पे हमने चेक किया है तो ये आपकी बासमती प्योर है, तो फिर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल होती है टू ऑल मार्केट्स। इसी तरह हम इंपोर्ट पे भी जो सीड आता है उसकी भी टेस्टिंग करके बताते हैं कि ये GMO है कि GMO नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक कॉटन के अलावा किसी GMO की इजाज़त नहीं है।
तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूब रिसर्च के अंदर है, उसमें GMO टेस्टिंग लैब एक एस्टेब्लिश की गई है। और ये लैब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहली पब्लिक सेक्टर लैब है जो कि ISO 17025 एक्रेडिटेड लैब है। तो इसमें हम GMO की टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन पेमेंट मुहैया करते हैं। तो इसके अलावा भी PCR के टेस्ट जो हैं वो भी हम जो है सहूलत सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सीड की प्योरिटी का हम टेस्ट करके दे सकते हैं, हाइब्रिडिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट्स हैं ये अगर करवाए जाएं, इसी तरह ज़िम्मेदारों को सीड के अलावा बाकी जो अवामिल हैं, जैसे इनपुट्स हैं, बाकी जैसे खादें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी क्वालिटी की लैब्स भी हमारी अलहदा से मौजूद हैं, यूब रिसर्च के अम्ब्रेला के अंडर काम कर रही हैं। तो उन पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे तो इन जो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स और सीड अगर बेहतर हो जाए तो हमारा फार्मर जो है वो बहुत मेहनत काश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना, हम किसी भी तरह से जो है ना अपना टारगेट अचीव करने से पीछे नहीं रह सकते। फंडिंग की कमी, अगर आप इस पे जी भी मैं कमेंट इसी में करना मैडम चाहें। एक एग्जांपल कोड करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमें पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने 2018 में एक फंडिंग दी कि आप जो पूरे पाकिस्तान में बीटी कॉटन लगती है, सॉरी पंजाब में, तो उसको आप चेक करें कि वेदर वो बीटी है या नहीं है, कितने % प्योर बीटी है, कितने %। वो हमने जो कॉटन के 15 कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जो सदर्न पंजाब में, तो उनको हमने वहाँ पे गए, हम 400 फार्मर्स को हमने जो है वो एड्रेस किया और हमने 10,000 कॉटन के सैंपल जो हैं वो उनको टेस्ट किया। ये जो प्योर सीड की बात हो रही है ना, तो उसमें मैं एग्जांपल बताना चाह रहा था। उस टाइम पे आप देखें कि हमें फार्मर्स ने क्लेम किया कि ये बीटी है, तो 76% तो केसेस में तो वो बीटी थी, लेकिन 24% में वो नॉन बीटी थी। सिमिलरली फार्मर ने कहा कि ये नॉन बीटी है, तो उसमें भी बीटी निकला। फिर फार्मर ने एक और चीज़ हमें बताई कि ये सीड मैंने जो है वो 10,000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लिया, हालांकि उस टाइम पे जो सीड की नॉर्मल प्राइस है वो 300-400 पर केजी के हिसाब से। आप तो आप गैस करें कि यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो फार्मर है उसके साथ ये किस तरह से फ्रॉड होता है। सीड जो है, जब तक आप सीड एक आपकी नर्सरी है जिस पे बाकी सारी चीज़ें आपने इन्वेस्ट करनी है, अगर आपके पास सीड लेते हुए या आपके साथ धोखा हो जाता है तो आप देखें कि फिर बाकी जितनी मर्जी आप उस पर इनपुट्स डालें उसका आप वो चीज़ नहीं ले सकते हैं, जबकि आपने नर्सरी ही आपकी जो है वो सही नहीं है। तो सीड का जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, फेडरल सीड है, उसके अलावा जो पंजाब सीड काउंसिल है, ये जो चीज़ें जो डिपार्टमेंट है, इनको इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती से काम करने की ज़रूरत है कि जो सीड के जो सर्टिफाइड सीड है वही फार्मर को मिले और वो ट्रू टू टाइप हो, उसमें कोई फ्रॉड उसके साथ ना हो और वो उस प्राइस पे मिले जो कि उस टाइम पे फिक्स प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से हो। फंडिंग एंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से किस तरह के डिफरेंट इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली फंडिंग का एज सच तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग पे आप कह सकते हैं कि इश्यूज हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फंडिंग जो है ना वो एनुअल बेसिस पे एलोकेट होनी चाहिए। हमें जो फंडिंग मिलती है वो क्वार्टरली बजट मिलता है, तो हमारी क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्वार्टर्स में तो नहीं होती ना, वो तो जो है हमें एनुअल एलोकेशन हो जाए ताकि हम अपनी पूरी एनुअल प्लानिंग करके तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और सारे परचेज करके और बाकी रिसर्च के जितने भी हमारे केमिकल्स एंजाइम्स हैं वो हम परचेज करके तो उसको हमारी ताकि एनुअल प्लानिंग के मुताबिक हम अपने जितने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं ना उनको कंडक्ट कर सकें। तो बाकी फंडिंग तो गवर्नमेंट जितनी हम रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। ये तो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अभी थोड़ा सा इशू है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कोऑपरेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से फुल होता है। ये इसको अगर मैनेज कर लिया जाए इस तरह के, हमें क्वार्टर्स की बजाय अगर एनुअल नहीं दे सकते तो हाफ ईयरली कम से कम कर दें क्रॉप के सीजन के हिसाब से, तो फिर ये रिसर्च जो है ना इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।